of Limited, and Shri Prakash Chhabria, Chairman, Finolex Industries. Good afternoon, sir, and a very warm welcome. Myself, Srinivas and Dhanraj Gawande, editor Navrashtra, we are your hosts. Today, the Honorable Minister will speak about the steps the Government of India has taken for rebooting the Indian economy post-COVID. Thereafter, Mr. Bajaj and Chhabria will interact with the Minister on rebooting the Indian economy. Over to sir. नमस्कार। सबसे पहले मैं नव भारत को और विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमने एमएसएमई की पहले डेफिनेशन बदली है और जो डेफिनेशन थी पहले उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एक ही था। अब उसको अभी अलग अलग था, उसको हमने एक किया है, यानी अभी नए इसमें दोनों एक ही जगह जोड़ दिया है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 25 लाख की थी और टर्नओवर 10 लाख का था। अब हमने बदलकर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और टर्नओवर 5 करोड़ का किया है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी और टर्नओवर 2 करोड़ का था। अभी स्मॉल में हमने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की और टर्नओवर 50 करोड़ का किया है। जो मीडियम थी उसमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, और ये 10 करोड़ थी। अब वो हमने 20 करोड़ की 50 करोड़ की है। और जो इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो अभी हमने 100 करोड़ की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग साधारणतः 250 करोड़ तक लेके जाए। हमारा अप्रूवल मिलेगा फाइनेंस का होगा और ये जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर उससे निकाल दें। तो ये जो चेंजेस किए इसके कारण एमएसएमई करके काफी फायदा होगा। जो 100 करोड़ जिनका टर्नओवर है और 25 करोड़ जिनका लोन है, ऐसे करीब एमएसएमई को हमने 3 लाख करोड़ का एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन दिया है। बहुत लोगों को मिला भी है। ये 45 लाख एमएसएमई को उसका फायदा होगा। सबऑर्डिनेट डेट फंड जो है वो 20,000 करोड़ का है और ये करीब जो एनपीए हो रही है ऑलरेडी या उनको बैंक पैसा नहीं दे सकती, तो हम उसको इक्विटी में सपोर्ट करके फिर वो एनपीए नॉर्म्स के बाहर निकालकर वो उनको रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। 31 मार्च तक हमने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और मुझे लगता है कि अभी वो लिमिट हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि हम और एक 25 लाख एमएसएमई और कम से कम रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे। एक फंड ऑफ फंड अच्छा आया है कि जो 10,000 करोड़ हम डाल रहे हैं और बाकी फंड को मिलाकर वो 50,000 करोड़ का होगा इक्विटी इन्फ्यूजन का। जो एमएसएमई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ट्रिपल ए रेटिंग है, उनका रेटिंग सिस्टम भी हम तय कर रहे हैं। वो कैपिटल मार्केट में जाए, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और इसमें एक मैंने उनको सुझाव दिया है, अभी इसका वर्किंग हो रहा है, कि एक एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज जैसा अलग से उसमें शुरू करें और उसमें जो 50 करोड़ की इक्विटी खड़ा करने जाएगा तो हम उसको 15% हमारी तरफ से दें, 7.5 करोड़। फिर हम 2-3-4 साल के बाद उसके शेयर को हम लोग 10 रुपए का 50 रुपए हो जाएगा, हम उसको बेच देंगे। फिर वो पैसा ऐसा करके हम लोग हमारा रोलिंग फंड बढ़ाते हैं, हम ऐसा सपोर्ट करके जाएंगे। तो ये एक एमएसएमई के लिए, डेवलपमेंट के लिए नया अच्छा होगा। आपको पता होगा कि हमारी टोटल ग्रोथ में 29% कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। वो अब हम लोगों ने तय किया है कि हम 50% से ऊपर ले जाएंगे और जो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है वो कम से कम 60% करेंगे और 11 करोड़ जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं, 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे। इसके साथ एक फंड और ग्लोबल टेंडर जो 200 करोड़ का था, उसमें ग्लोबल कंपनी को हमने अभी उसके लिए प्रोहिबिट किया है। तो इंडियन एमएसएमई उसमें देगी, जिसमें अप्लाई चेन में, डिफेंस में विशेष रूप से इसका फायदा होगा। एक पीएसयूज के बारे में, पीएसयूज जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के है, मिनिस्ट्री और अंडरटेकिंग और मेजर प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इनके पास करीब 5 लाख करोड़ एमएसएमई का ड्यूज था। लेजिटिमेट पेमेंट पड़ा था, डिले था, ये अंदाज है सबसे बात करके। तो हमने अभी भारत सरकार के अंडरटेकिंग और मिनिस्ट्री को कहा है कि 45 दिन के अंदर वो पूरा पैसा दे दें। वैसे राज्य सरकार को मैंने लिखा है कि वो भी ये पैसा तुरंत
45 दिन में देने की कोशिश करें, दे दे, निर्णय करें। और मैंने हमारे सभी CII की एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में ये सब बड़े उद्योगपतियों से भी अनुरोध किया है कि MSME का पैसा दीजिए। इसमें एक स्कीम करने का हमारा विचार है कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री अड़चन में आती है तो हम लोग एक ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट करें, बैंक, MSME जो है वो और बड़ी इंडस्ट्री, और एक फंड देंगे हम, और वो रोलिंग फंड होगा और वो बैंक के थ्रू हम लोग मूव करेंगे। और वो फंड में वो 3 महीने का, 6 महीने का, उसको तो MSME को तुरंत पैसा मिलेगा और मेजर इंडस्ट्री के क्रेडिट पर वो बैंक पैसा देगी और फिर 3, 4, 6 महीने के बाद ब्याज सहित वो पैसा बड़ी इंडस्ट्री बैंक को वापस कर देगी। ये भी फैसिलिटी उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम वर्किंग चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ EPF में अगस्त तक जो सैलरी मंथ है उसमें ERS 2500 करोड़ का बेनिफिट हम लोग बिजनेस एंड वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, लिक्विडिटी रिलीफ। इसका 3,67,000 यूनिट को फायदा होगा और 72.2 लाख एम्प्लॉइज को फायदा होगा। EPF कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस करने का भी निर्णय किया है, वो केवल 3 महीने 10% ही रहेगा। तो लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ ₹6,759 करोड़ ये सरकार की ओर से दिया जाएगा। एंड टू बेनिफिट 6.5 लाख एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर EPFO एंड 4.3 करोड़ एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन विद एडिशनल फंडिंग एंड। बाद में मेरे ध्यान में एक बात आई, राजीव जी तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि ये जो NBFC है, ये इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंकों से भी इम्पोर्टेंट है। और ये ऑटो फाइनेंस, ट्रक फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस में काफी एग्रेसिवली आई है और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमने एक विशेष प्रोविजन की है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NBFC में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती क्या डॉलर में, ताकि उसका हेजिंग की भी कोई योजना बनाए ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट हम कम कर सके। अगर पहली बात तो NBFC अगर डॉलर में कोई इन्वेस्टमेंट लाती है तो उनको अलाउ करें। फिर उसमें रिजर्व बैंक से बात करके हम कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि पूरा होगा, इसमें हेजिंग न करते हुए कोई हम उनको सस्ता फंड उपलब्ध कराने में, इन्वेस्टमेंट लाने में कोई मदद कर सकते क्या, ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं रिजर्व बैंक गवर्नर से बात करने वाला हूँ। तो साधारणतः बाकी लोगों के लिए भी पैकेज दिया गया है, पैकेज 20 लाख करोड़ का है और टोटल हमारे GDP ग्रोथ का 10% पैकेज है। अभी अमेरिका ने 2 ट्रिलियन का पैकेज दिया है, जापान ने 12% ऑफ दर GDP दिया है और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हमने ये दिया है। अब एक बात जरूर है कि अपेक्षा लोगों की बहुत ज्यादा भी है और परिस्थिति भी वैसी है, पर अब एवरीवन इज इन प्रॉब्लम। इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, लेबर प्रॉब्लम में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगले महीना पगार देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रेस पे चल रही है और ऐसे स्थिति में सभी लोग प्रॉब्लम में हैं। मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर जाते हुए किसी को फिसलने नहीं देना और आगे जाना, ऐसा ही वे आउट निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई हमारे पास नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, तो मैं मानता हूं कि चाइना और चाइना के प्रति बहुत गुस्सा है पूरे वर्ल्ड के देशों में और इसलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जापान की इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट जो भी जापानियों की है वो अगर बाहर निकलते तो उसके लिए बड़ा पैकेज भी जाहिर किया है। इस बार अमेरिका, जर्मनी, UK, फ्रांस, इवन स्पेन, छोटे छोटे देश भी, अब ऑस्ट्रेलिया, ये चाइना के साथ डील नहीं कर रहा था और इसलिए इसकी रिएक्शन भी आ ही रही है। तो इसका फायदा लेकर हम लोग कैसे चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वापस निकलेगा वो हमारे देश में कैसे लाएं और हमारे देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इंपोर्ट कैसे कम हो, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़े और इसको स्वाभाविक रूप से अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे उद्योगों में हो और हमारे उद्योगों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। ये दोनों बातों के लिए इस बार कोशिश करने की आवश्यकता है ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार
इनके लिए जो भी दिक्कतें और अड़चन है वो दूर करके हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आए, इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास शुरू है। इसके बाद में जैसे जैसे सुझाव आएंगे तो मेरे डिपार्टमेंट के लेवल पर जो मैं निर्णय कर सकता हूँ उसमें तो मैं इन लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और अभी तक मैं 14 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूँ। मैं पिछले 25-30 दिनों में रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोगों को मिलता हूँ। वो बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ है। वो अलग सुझाव आते तो मैं सब इकट्ठा करके मेरे मिनिस्ट्री में उसको हम लोग उसका एनालिस करते हैं। पर जो मेरे हाथ में नहीं है, फाइनेंस में है, उसके और हायर लेवल पर निर्णय करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर जो मेरे हाथ में है उन बातों को बदलने के बारे में हम निश्चित रूप से सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो पूछना है वो सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रहा। राजीव जी साथ में है। राजीव जी, कैन यू हैव हेलो? हाँ, please tell me. राजीव जी प्लीज कैरी ऑन। Sorry, I didn't hear your question. नहीं, आप अपने थॉट्स रखिए राजीव जी। हाँ, तो सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। सर लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि आई वंस सॉ ये अमेजॉन के जो चीफ है जेफ बेजोस, जब इनको किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी यू लाइक इन योर सीनियर टीम मेंबर्स, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल ऑफ विजन या इंटेग्रिटी या कमिटमेंट। उन्होंने सिंपली ऐसा कहा कि आई लाइक द पीपल हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द डिफिकल्ट टाइम्स। और सब जब भी मैं आपसे मिला हूं आपके ऑफिस में, आई ऑलवेज सी वन प्लाक kept in front of you which says I like the people who like to get the things done. So sir, in that spirit I am going to place some thoughts before you, even if they are a little critical, please don't mind. So sir, my context is like this, that today if we see the data of April, it is said that out of 10 emerging markets, India is ranking number 8 on various parameters, on 7 parameters. And the most important of them is GDP. RBI governor has also recently indicated that GDP may contract. And CMI data that we have been informed of says that 120 million people are already jobless. Wage cuts are taking place not only in small industries but also in big companies. And the stimulus All right. as is in many places elsewhere, in many countries, the direct benefit is as much as 2/3 of the stimulus, whereas in India it is only about 10%. I can give you examples of my partners in Austria and in UK. सर वहां पर जैसे ऑस्ट्रिया में 85% ऑफ एम्प्लॉई सैलरी इज 80% ऑफ सैलरी इज रीइंबर्स्ड। आपको तो आप जानते ही हैं कि इन कंट्रीज लाइक यूएस, जापान एक्सेट्रा, $1,000 per person is being given directly to people. That has not happened here. So sir, in this situation, how will the government try to do more directly for the people? Srinivas, was the question heard? Was it audible? आवाज आ रही। हाँ, अभी आप फिर से पूछिए। अच्छा सर, सर ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने इंफॉर्मेशन देखा कि जो दुनिया के सबसे 10 बड़े इमर्जिंग मार्केट्स है, इसमें इंडिया का रैंक वाज ऑन नंबर 8। इसका एक मेन कारण था जीडीपी का फैक्टर, and even the RBI governor has said recently that the GDP is expected to contract. We are hearing that more than 120 million people are jobless as per CMI. Wage cuts are taking place across small and big industries.
एंड जो एक डायरेक्ट बेनिफिट जो जा रहा है लोगों को या बिजनेसेस को एज पार्ट ऑफ स्टिमुलस पैकेज, जो और देशों में इट इज अप टू 2/3 ऑफ द पैकेज, हियर इट इज समथिंग लाइक 10% ऑफ द पैकेज। तो जैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि यूएस में, जापान में, कनाडा में लोगों को डायरेक्टली $1,000 पर पर्सन दिया जा रहा है, या जो हमारे पार्टनर्स हैं ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इन यूके या केटीएम मोटरसाइकिल्स इन ऑस्ट्रिया, यहाँ पर 80-85% सैलरी रिइंबर्समेंट हो रहा है। इस तरह का एक डायरेक्ट सपोर्ट इंडिया में आज तक तो हम लोग ने नहीं देखा है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन और माय फर्स्ट सजेशन टू यू इज ऑन डिमांड साइड, कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने भी कहा कि वी हैव टू क्रिएट जॉब्स particularly in MSME. So without creating demand, how the jobs will get created? Because people will not have the confidence to borrow, however cheap the money is available. So specifically auto industry mein, I have been sharing with you for last 1 year that because of what we call over-regulation on 3 counts, insurance, safety norms and emission norms. So 18 महीने में the price of a average two-wheeler has gone up by about 35%. इसमें आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देता हूं आउट ऑफ दीज 3 ऑफ दी सेफ्टी नॉर्म्स। सर, जो सेफ्टी नॉर्म्स लास्ट अप्रैल से इंडिया में लागू किए गए हैं, इससे 7-8 हजार रुपया, दैट इज अप टू 10% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीकल हैज गॉन अप। नाउ इफ वी कंपेयर विथ आवर एक्सपोर्ट मार्केट, जैसे मलेशिया में जहां पर कैपिटा जीडीपी $12,000 है, दिस नॉर्म डजंट एग्जिस्ट। In Thailand, $7,000 per capita GDP, this norm is not existing. Philippines, Indonesia, जहाँ पे per capita GDP is $3,000-4,000, such regulations don't exist. Whereas in India, where per capita GDP is $2,000, this is the case. तो इस तरह से with such poor regulation on insurance, safety, emission, अगर हम अपने गाड़ी का प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में 35% बढ़ा देंगे, so whether there is a virus or no virus, we are going to have a problem as our industry has been having. So this is where we need practical on-ground solutions, sir, from government and particularly in this case from MoRTH. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि 10,000 पर मोटरसाइकिल भाव बढ़े हैं, तो एग्जैक्टली कौन कौन से चीजों के कारण कितने बढ़े हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें इमिशन नॉर्म्स के बारे में जैसे आप कह रहे हो, तो वर्ल्ड में इमिशन नॉर्म्स में हम तो बहुत पीछे हैं। जैसे हम लोग BS4 पर हैं, और आज विशेष रूप से जो कंट्रीज है और जो आपके कॉम्पिटिटर है जो व्हीकल बना रहे, वो तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से BS6 ही बनाते होंगे। सेकंड थिंग, पोल्यूशन ये दुनिया की भी बहुत बड़ी कंसर्न है। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो सेफ्टी के हिसाब से जो लगे हैं, इसमें जो एग्जैबरेटेड है और जहां लगता है कि ज्यादा लगे हैं, ऐसा मैं अगर कन्विंस होता हूँ तो नक्की हम लोग उसमें विचार कर सकते हैं कि इसको कम करने में क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इसमें से बातें आती थी तो एग्जैक्टली एक मोटरसाइकिल में 10,000 रुपए कहाँ लगे, ये अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर इसके डिटेल में जाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ जी, जस्ट टू गिव यू स्मॉल क्लैरिफिकेशन, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जैसे एक 70,000 रुपए का जो मोटरसाइकिल था, उसमें 25,000 रुपया का कॉस्ट इस तरह से बढ़ा है, या प्राइस 4,000 रुपया इंश्योरेंस की वजह से सितंबर 18 में, लास्ट ईयर अप्रैल में करीब 8,000 रुपया सेफ्टी नॉर्म की वजह से, और इस अप्रैल में 12,000 रुपया एमिशन नॉर्म की वजह से, टोटल 25,000 रुपया। बाकी डिटेल में आपके ऑफिस में बात करूंगी। दूसरा ऐसा है कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक एमिशन के बारे में मुझे आपसे पूछना है कि भारत को छोड़कर जो आपके साधारणतः कॉम्पिटिटर्स होंगे वो तो BS6 के ही व्हीकल बनाते होंगे ना, तो ऑलरेडी उनके को, हाँ बताइए। हाँ सर, ऐसा है कि करंटली जो रेगुलेशन यूरोप वगैरह में है जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, देयर रेगुलेशन इज वीकर देन BS6, बट इट इज ए लिटिल टाइटर देन BS4। और जैसे आप जानते हैं कि यू हैव बीन लीडिंग द चार्ज फ्रॉम BS4 टू BS6 डायरेक्टली, एंड सिंस 1 अप्रैल दिस ईयर तो हम लोग सब BS6 ही बना रहे हैं।
तो आज तो सर बात ऐसा है कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज अभी हम लोग ने शुरुआत की है इंडिया में बेचने के लिए, दैट एमिशन इज एक्चुअली लोअर, दैट इज द करंट स्टेटस। अच्छा, ये आपका आप ये अगर BS6 मेंटेन कर रहे हैं तो मार्केटिंग में इसका कुछ फायदा हुआ आपको वर्ल्ड में? सर अभी कहना मुश्किल है क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये वायरस का प्रॉब्लम, तो इस समय जज करना मुश्किल है। बट एटलीस्ट आई एम ऑफ द व्यू कि जो हमने BS6 में किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे तो इसमें हमको एक्चुअली एक कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है सर, दुनिया भर में हम देखते हैं कि चाइनीज लोग, जैसे आपने भी अभी रेफरेंस किया चाइना का, ये चाइनीज लोग सस्ता माल बेच देते हैं। तो जैसे हम लोग एमिशन बढ़ाएंगे या परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे ये तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज वी आर गिविंग बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर टेक्नोलॉजी टू कस्टमर्स। तो BS6 में हम लोग को कोई दो राय नहीं है आपसे। माई ओनली रिक्वेस्ट, आई नो इट इज इजियर सेड एंड डन, बट माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी 2 पॉइंट सर विथ रिस्पेक्ट टू BS6। एक तो जैसे आपने एनवायरमेंट के लिए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5% GST किया है, तो उसी तरह से व्हाई नॉट फॉर BS6 व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ 28%, 18%। And secondly, sir, which I think is more practical and perhaps more beneficial, what you have been trying to implement last 3 years, if I am not wrong, scrappage policy of old vehicles, so that it is good for business, it will generate demand, and it is good for environment. Unfortunately, sir, on the ground इसमें कुछ खास हुआ नहीं है अभी। अब ये बिल्कुल सही है कि 2 साल में मैं बोल रहा हूँ पर ये हुआ नहीं। तो अभी उसके जो बॉटलनेक्स थे जिसके लिए मैं कोशिश करता था, 2 थे कि एक मैन्युफैक्चरर कुछ जो सर्टिफिकेट लेके आएगा उसको कुछ डिस्काउंट में, और कार, ट्रक और मोटरसाइकिल अगर जो स्क्रैप करेगा तो। और दूसरी बात ये थी कि सरकार इसमें मुझे कुछ, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर GST में कुछ कंसेशन दे, ताकि मैं नए लेने वाले को कुछ ऑफर कर सकूं जो सर्टिफिकेट देगा उसके लिए। और वो काफी बातों में हो नहीं पाया। और मैं अभी जैसे 1 तारीख को जा रहा हूँ दिल्ली, मैं है वैसी स्थिति में इसको क्लियर करके मैं उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करूंगा। इसमें देरी हुई है और आप सही है कि 2 साल से मैं कह रहा हूँ, ये तुरंत मैं आपको किसी भी स्थिति में अगले महीने में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी हो जाएगी जिससे निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में आपको फायदा होगा। एक जो मुझे दूसरा भी कहना अच्छा है कि आप सब एसोसिएशन मिलकर आपकी, मेरा विश्वास है कि अगले मार्च तक हम लोग कम से कम देश में 25% एक्सीडेंट कम करेंगे, डेथ भी कम करेंगे। अभी ये जो तमिलनाडु में कर लिए है, ये इंश्योरेंस वालों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने उनके प्रीमियम को भी कम करना चाहिए जी। ये इसके लिए मैं आपको मदद करूंगा, और ये एक्सीडेंट का रेट कम होने से मुझे लगता है ये प्रीमियम कम हो सकता है। ये 2 चीजें मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। तीसरी बात जो है, सेफ्टी में एग्जैक्टली 8,000 में कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जो अगर टाइमिंग नहीं डाल सकते, कुछ करना है, मैं जरूर मदद करूंगा। और एक बात मुझे लगता है कि GST जो कम करने की बात है वो तो हमारे इंडियन मार्केट में है, वो आपका जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके लिए भी मालूम नहीं है सब। इसमें तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई इंसेंटिव आए क्या? सर थैंक यू फॉर दोस 2 कंफर्मेशन। सर एक्सपोर्ट का फ्रेंकली ऐसा है, आप जानते हैं कि बजाज ऑटो इज वन कंपनी विच इज एक्सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रोडक्शन, विच इज क्वाइट रिमार्केबल। अभी आप एक्सपोर्ट का देखिए सर, आपने भी ये बात छेड़ी थी पहले कि आज जैसे अपैरल की इंडस्ट्री है, क्लोथिंग की इंडस्ट्री है, आज बांग्लादेश जैसे देश में अपैरल इंडस्ट्री हैज बिकम ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। एंड आज जो चाइना से, चाहे ऑटो इंडस्ट्री के सप्लायर है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के कंपनीज है जो बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, दे आर लुकिंग मोर एट वियतनाम और इंडोनेशिया एंड नॉट एट इंडिया। तो सर इसमें मेरा मानना है फ्रेंकली, एज ए बिजनेसमैन आई ऑलवेज वांट टू आस्क फॉर मोर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, पर इसमें इंसेंटिव का इतना सवाल नहीं है। ऑलरेडी रुपी इज क्वाइट वीक, एक्सपोर्ट इज वेरी प्रॉफिटेबल, बट ये दूसरे देशों को इसलिए प्रिफर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ईज विथ लैंड, ईज विथ लेबर, ईज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो सर इसमें आप थोड़ा जोर लगाएंगे तो डेफिनेटली दो काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विल कम टू इंडिया।
ये बात बिल्कुल सही है कि ईज ऑफ बिजनेस में काफी सुधार करना चाहिए। लैंड और इसकी परमिशन जो होती है उसके बारे में काफी तकलीफ होती है, और सरकार का भी प्रयास है कि इसको कम से कम लोगों को एक एप्लीकेशन में सब क्लियरेंसेस मिल जाए। इसमें ये एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस वाले जो है उसमें भी काफी दिक्कतें आती है। एक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग रहा पिछले 5 साल में जब से हमारी सरकार आई, उसके बाद ईज ऑफ बिजनेस में काफी हम लोग ऊपर आए। पर दो चीजें मुझे लगती है कि इंडस्ट्रियल परमिशंस और लैंड वगैरह इसमें, और दूसरा ये बिल्डिंग सैंक्शंस की जो पद्धति है कॉर्पोरेशन की, इसमें दो बातों में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के भी ध्यान में बात आई है, तो दोनों बातों के लिए जरूर हम कोशिश करेंगे। एक बात है कि अभी लेबर लॉस के बारे में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों ने कहा है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्रो एमएसएमई करके एग्रीकल्चर में क्या होगा उसके लिए ज्यादा कोशिश करें। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको कि ये आपको स्क्रैपिंग के कारण मुझे लगता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता नहीं है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील और प्लास्टिक ये सब रिसाइकलिंग हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी कॉस्टिंग में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी बेसिक मटेरियल कॉस्ट और रिसाइकलिंग कॉस्ट, और मेरी ये रिसाइकलिंग वालों के साथ बात हुई अभी एक इसमें, तो उनको 5 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर अब मैंने निर्णय किया कि एनएचआई लैंड एक्वायर कर और आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करोगे, तो अरे बंधन, तो आप इसमें अगर आना चाहते हैं एसोसिएशन करके, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा आपको एक सुझाव ऐसा है कि जैसे आप है, आपकी एसोसिएशन है, आप इंडस्ट्री है, आप आपके लिए लगने वाली समझो 500 इंडस्ट्री का एक क्लस्टर अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो मैं इस समय आपको इंडस्ट्री लैंड अवेलेबल करके दूंगा। इसमें फायदा ये है कि हमारी लैंड की कॉस्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पर 10 से 20 लाख रुपए एकड़ तक आती है, और आप जहाँ डालते हैं वहाँ लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ के ऊपर चली गई है, 2 करोड़ है। और हमारे हाईवे के बाजू में ये ट्राइबल एरिया से है, इकोनॉमिकली और बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया है, तो उसमें लेबर कॉस्ट भी सस्ती है। तो ये मुंबई दिल्ली हाईवे में अभी हम लोग ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे, अगर कोई आपके होंगे तो आप जरूर विचार करिए आगे कॉस्टिंग कैसे कम होगा। फिर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, और ये भी आपके बहुत ज्यादा है, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्थ ईस्ट और आसाम में या बंगाल में जाते हो, तो मुंबई से अभी हमारी ये रोरो सर्विसेज से क्या आप जा सकते हैं क्या। फिर गंगा का भी अभी ट्रांसपोर्ट चालू हो रहा है, अभी इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से ब्रह्मपुत्रा बंगाल के खाड़ी से अब तो बांग्लादेश पूरा ओपन हुआ। तो आप उसके आपके कुछ किराए से लेकर बाहर लेकर आपके इसको अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट करोगे, तो मुझे लगता है इसके कारण भी कॉस्टिंग काफी बच सकता है। सर ये एक बार आपको आपके शिफ्ट वगैरह करने पड़ेंगे, जिसमें हमने चेन्नई टू काला चालू किया था, फिर भी मुझे लगता है अभी बीपीटी पर और हमारे सभी पोर्ट पर बड़े प्रमाण पर ट्रक, बसेस, कार काफी इसके साथ जाती है। आपका शायद कंटेनर में जाता होगा माल, क्या इसमें ये वाटर ट्रांसपोर्ट का कुछ उपयोग हो सकता है क्या? ये जो जैसे आप पूना से निकलते हैं तो डायरेक्ट मुंबई से हम शुरू करें और मुंबई से डायरेक्ट साउथ चेन्नई तक, और उसके साथ हम कलकत्ता तक ऐसे एक ही सीट निकलकर, तो ये और कलकत्ता से आगे हल्दिया से आप आगे फिर वो गंगा में भी जा सकते हो, और आगे फिर हम लोग अभी नेपाल तक भी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट गंडक को भी कर रहे हैं। एक बार आप इसका अध्ययन करिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी देश में कम हो सकती है। ट्रक से अगर आप इसमें शिफ्ट होंगे तो बहुत कम होगी। तो बाकी 2-3 बातें जो इंश्योरेंस वाली है वो निश्चित रूप से अगर एक्सीडेंट कम होंगे तो प्रीमियम कम होगा। मेरे लेवल पर जो है मैं एक बार जरूर चेक करूंगा।
तो आप बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, उसमें मुझे क्या लगता है कि अभी 20 लाख करोड़ का हमारा ये पैकेज और 20 लाख करोड़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा और 10 लाख करोड़ की पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैं ये अंदाजन कह रहा हूँ 50 लाख करोड़ अगर हम इस साल तक अगर मार्केट में लाते हैं तो लिक्विडिटी लाने की, जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक इकोनॉमी एक्सेलरेट नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ाना आवश्यक है। और इसलिए हमने बड़े प्रमाण पर ये कोशिश की है कि जो लोग खर्चा करते हैं उनके हाथ में पैसे जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार के सामने चैलेंज है। हमारा प्रयास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े प्रमाण पर लाना। रोड सेक्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास बाहर से कैसी इन्वेस्टमेंट आए। कल ही साबरिया जी के साथ बात कर रहा था, अपना ये गोपी हमारे हिंदुजा जी से बात कर रहा था, आज का मुझे बता रहे थे, उनके दामाद है ना साबरिया जी, तो वो मैं आज ही मैं उनके साथ बैठकर अभी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। वर्ल्ड के जो फंड है उन्होंने कहा कि ब्लैक स्टोन है, वैसे ब्लैक रॉक एक फंड है, और बाकी 4-5 फंड से उन्होंने बात की और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोड सेक्टर में वो फंड लेके आए। तो आज हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने अलग अलग फील्ड में लेके आए, इससे हमारी लिक्विडिटी बढ़ेगी। मैंने एमएसएमई को भी कहा कि दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और गेटिंग एफडीआई, ये दोनों बातों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ाने के लिए भी कोशिश तो है। अभी मैं किताब निकाल रहा हूँ 3 साल का, इसमें 3 साल में हमने एक्सपोर्ट क्या किया और इम्पोर्ट क्या किया, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हम क्या कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी कोशिश करेंगे। तो कठिन है, समय तो चैलेंजिंग है, सरकार की कोशिश है, मालूम में आगे क्या होता है। जी सर, आपने जो 2 सुझाव दिए ऑन मटेरियल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स, तो ऑटो इंडस्ट्री में तो मटेरियल कॉस्ट प्लस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज 75% ऑफ आवर कॉस्ट। तो डेफिनेटली आई विल टेक बैक योर मैसेज एंड इस पे हम लोग जरूर सोचेंगे। मैं आगे भी आपसे बात करूंगा। अगर आप परमिशन दे सर, लेबर पे में 1 मिनट कुछ बता सकता हूँ? बोलिए ना, बोलिए सर। मेरा सजेशन ऐसा है कि जो हमने अभी तक देखा है, व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड फ्रॉम यूपी, एमपी एक्सेट्रा, तो सर मेरी राय ऐसी है कि जरूर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने से लेबर तो सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में धकेला जाता है, और इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, जहां भी हमारे प्लांट्स है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इट इज प्रोडक्टिव। लेकिन सर मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा इस समय कि जो मेरे समझ में आया है, मे बी माई अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, कि 3 एरियाज ऑफ कंसर्न आर देयर सर। एक तो जो बताया गया है कि लेबर कैन बी कॉल्ड टू वर्क एवरी डे, डे आफ्टर डे, दिन के 12 घंटे। For me, I think this is a matter of concern. I believe even Allahabad High Court has put a stop on this. सर सेकंड बात यह है कि एक ऐसा इंप्रेशन है कि जब लेबर काम पे आएगा तो जो एक वर्किंग कंडीशन हम कहते हैं, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो, टी ब्रेक का हो, लंच का हो, टॉयलेट का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, तो एक ऐसा इंप्रेशन है कि भाई नन ऑफ दीज आर मैंडेटरी एनी मोर और रिक्वायर्ड एनी मोर। एंड तीसरा एक फाइनल ये है कि लेबर को अगर किसी चीज से भी नाराजगी होगी, ऑब्जेक्शन होगा, तो देयर विल बी नो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फॉर सम टाइम। तो सर माय हम्बल सजेशन टू यू इज, एज ए एम्प्लॉयर ऑफ 10,000 पीपल, दैट हम ये नहीं चाहते कि लोग खाली हाथ और पैर से आकर के काम करें। अगर हमको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है, 50% एक्सपोर्ट करना है, तो वी नीड कि भाई लोग दिमाग और दिल से भी काम करें। तो आई थिंक कि वी आर गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड इन दिस एट दिस करंट मोमेंट, वुड बी माय सजेशन सर। देखिए, कुछ बातें आप जो दिक्कतें फेस कर रही है तो मुझे पता है। जो नई इंडस्ट्री आएगी उनके लिए लेबर लॉज में एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर वो आएंगे। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में काफी रिफॉर्म हमने किए हैं, और आपको मालूम है कि हमको हर 5 साल के बाद चुनाव भी लड़ना पड़ता, तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट बहुत होते हैं। फिर भी प्रोग्रेसिव लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग जी, ये लगातार हमने रखा हुआ है, और काफी बड़े प्रमाण पर उसमें कुछ कठिन रिफॉर्म भी किए हैं। और अभी एक समय हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन जिस प्रकार से डिक्टेट करती थी, उस परिस्थिति में काफी सुधार हुआ।
जी क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसमें से कुछ बातें और करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना आपका औरंगाबाद का जो प्लांट है जहाँ सबसे ज्यादा लेबर है, वहाँ 40-50% तक लेबर काम पर आ गए, ऐसा जी सुना था। तो सही है? जी सही है। सच है, सही है सर। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी लोगों में एक फीलिंग आया कि सब माइग्रेंट लेबर ही हमारी इंडस्ट्री चला रहे थे, इस टाइप का फीलिंग होगा। आखिर माइग्रेंट लेबर का परसेंटेज मेरे हिसाब से 10 से 20% के बीच में होगा। तो और वो भी अब बाहर आ रहे हैं, वो भी आएंगे, और जो जाने वाले थे वो थोड़ा सा भय था उनके मन में, फियर था, फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, कोई पैदल निकल गया। तो अब उनमें कॉन्फिडेंस आया है। मुझे लगता है ये 30 तारीख के बाद निश्चित रूप से वो भी काफी परिस्थिति सुधरेगी। और ये संकट तो है ही, और आप बिल्कुल कह रहे हो, ये भी सही है। एक बड़ा एडवांटेज आपको मिला होगा, ये रुपया जो लगातार गिर रहा है डॉलर की तुलना में, इसके कारण आपके एक्सपोर्ट में भी आपको कॉस्ट ऑफ ज्यादा मिलती होंगी। जी कितना बिल्कुल फर्क पड़ा बताइए, एक मोटरसाइकिल पर कितना फर्क पड़ा? जरूर बताऊंगा सर। सर लेबर पे एक कमेंट दे देता हूँ मैं कि बजाज ऑटो में नहीं सर, आपसे ही सीख रहा हूँ मैं। तो लेबर में एक कमेंट सर आपके लिए कि बजाज ऑटो में माइग्रेंट लेबर कम है, लेकिन जो हमारे सप्लायर्स है जहाँ 90% लेबर एम्प्लॉय होती है वहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत ज्यादा है सर। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट ईयर ₹69-70 पे था, अभी पहुंच करके 75-76 हो गया है। तो इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन की ऑलमोस्ट 8% बेनिफिट इज देयर इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन इन एक्सपोर्ट। 8% जो मतलब बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें सर आई विल ओनली ऐड वन थिंग कि जब ये होता है तो जैसे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या टीवीएस एक्सपोर्ट कर रही है या और भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्राइस भी गिरता है कस्टमर के मार्केट में, बिकॉज कस्टमर ऑल्सो नोज दैट द रूपी हैज वीकेंड। एंड जब एक कंपटीटर प्राइस करता है कम करता है तो दूसरे को भी कम करना पड़ता है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है सर कि एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन बहुत अच्छा बढ़ा है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। और हमारी जैसी कंपनी को दिस इज गिविंग स्ट्रेंथ, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट तो पूरी तरह से इस समय बैठा हुआ है, तो एक्सपोर्ट की वजह से ही वी आर अफ्लोट सर। मेरा राजू एक सुझाव है आपको, आपके प्लांट में जितने बड़े इंडस्ट्री है ना ऑटोमोबाइल की, वो अपने प्लान को लग कर ही एक स्क्रैपिंग यूनिट डाल दें, और अगर इससे भी आपकी कॉस्टिंग में काफी फर्क पड़ेगा। और इसके लिए आप बताइए मुझे कैसे, पॉलिसी में जो भी है, आप अगर आपके इसमें अगर स्क्रैपिंग का आ जाएगा तो वो कॉस्टिंग में आपको काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो हमारे लिए उपयोगी होगा। बाकी 2-3 बातों में जो आपने कहा है, जरूर जो कुछ मेरे से हो सकता है, मिनिस्ट्री के लेवल पर मेरे अंदर जितना है, मैं एक प्रिंसिपल रखता हूँ, आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। तो अगर आप मुझे समझा सकते हैं तो मैं कोई बात में ओपन हूँ, जरूर उस पर सोचूंगा। जी सर जरूर, और ये मैं जरूर स्टडी करूंगा स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग की बातें, लॉजिस्टिक्स का। और सर आपने मेरे को काफी होमवर्क दे दिया है, अभी थोड़ा छाबरिया साहब को होमवर्क दीजिए सर। छाबरिया सर। छाबरिया जी एक ही मिनट, ये मैं राजीव जी एक बात आपको पूछ रहा, जो मेरा प्रिय विषय है, ये बजाज में इथेनॉल पर एक बाइक बनाने की थी, वो बन गई क्या पूरे? सर बाइक इज रेडी सर, आपने जैसे कहा था 3 महीने से गाड़ी तैयार। मैं अब काम करता हूँ कि इथेनॉल के पंप शुगर फैक्ट्री को देने के लिए रिकमेंड करता हूँ, ताकि शुगर फैक्ट्री इथेनॉल की बाइक बेचने के लिए आगे आए। तो वो बड़े प्रमाण पर इथेनॉल भी सस्ता पड़ेगा, तो ये पेट्रोल के तुलना में वो बाइक सेविंग भी होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो मैं जरूर उसकी पूछूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ छाबरिया जी पूछिए। जी सर मेरे 2-3 छोटे पॉइंट है सर। एक तो है कि सर अभी हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं फैक्ट्रीज को वापस लाने के लिए, 10%, 20%, 50% करते करते आएंगे। सर कभी न कभी प्रैक्टिकली देखें, 1-2 पॉजिटिव कोविड केसेस आएंगे ही हर एक की फैक्ट्री में। वो टाइम पे अगर किसने मुझे कह दिया फिर से कि फैक्ट्री बंद कर दो, या तो किसने आके धमकी दी या कुछ किया और उसके अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो बहुत मुश्किल पड़ेगा सर। बिकॉज यू नो सर, फैक्ट्री इज नॉट लाइक अ लाइट का ऑन ऑफ स्विच, इट इज नॉट लाइक अ कंप्यूटर की ऑन कर लिया ऑफ कर लिया। तो अगर भले ही कोविड पेशेंट मिलते हैं
फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए सर। हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि कोविड पेशेंट है या जो भी फॉलो करेंगे, बट देयर शुड बी नो थ्रेट, देयर शुड बी नथिंग अबाउट अरेस्ट और एनीथिंग अदर, क्योंकि ये सब जो रूमर्स है उसके कारण लोग काफी नर्वस है कि फैक्ट्री स्टार्ट करने के। और जब तक फैक्ट्रियां स्टार्ट नहीं होगी सर, इकोनॉमी स्टार्ट नहीं होने वाली। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपका जो एक्सपोजर होता है पीवीसी का, जी एक बार बंद किया तो फिर कितना नुकसान होता है मुझे पता है। जी तो सर। स्वाभाविक रूप से ये ऐसी फैक्ट्री बंद और चालू बटन वाला काम नहीं है और ये करना उचित भी नहीं है। जी एक ही प्रॉब्लम है कि और कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगी, ये भी गलत बात है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई की रूमर्स है, कार्रवाई नहीं होगी। एक ही मेरे मन में आ नहीं रहा, समझो आपके यहाँ 5,000 लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी उसमें बीच का अगर निकल गया तो आजकल वो फिलहाल नियम ये है कि क्वारंटाइन में रखो सर, क्योंकि वो अगर उसका संक्रमण और घर में किसी को ना हो। ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाए, एक प्रश्न है, समस्या है। दूसरी बात मुझे लगता है, अभी मालूम नहीं, अभी राजू जी ने तो होम्योपैथी की दवाई भी दी थी, मेरा तो होम्योपैथी मैं भी लेता हूँ, तो ऐसा कोई अभी लोग ले रहे हैं। पर अब एक है कि इसका वैक्सीन, अच्छे इसमें सबसे विश्वास आ रही है वैक्सीन। मैं अपने यहाँ जितने 4,000 लोग हैं सबको वैक्सीन दे दिया, चलो भाई अब चिंता से हट गया। मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक ये प्रॉब्लम है, पर आप इसमें डरने का कोई कारण नहीं है। इसमें फैक्ट्री मालक पर कोई कार्रवाई होने का मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं उठता। जी कंफ्यूजन है जिसका मेरे पास जवाब नहीं, जो आपके पास भी होगा तो बताइए कि अगर एक आदमी जो आपके पास 4,000 लोगों में काम कर रहा है, वो अगर आइडेंटिफाई हुआ तो बाकी लोगों को कैसे करना, उनको क्वारंटाइन में कैसे डालना या क्या करना, क्योंकि आजकल यहाँ एक एरिया में एक मिलता है तो तुरंत एरिया लॉकअप करते हैं पूरा, और उसके आजू बाजू में संबंध में आए हुए 5-7 दिन के लोग हैं उनको तुरंत लेके जाते हैं। ये समस्या है, ये सर, कैसे करें? स्मॉल डिफरेंस है। फैक्ट्री के अंदर यूजुअली जो डेंसिटी पर स्क्वायर फीट है लोगों का इज वेरी लेस कंपेयर टू इन अ कॉलोनी और कंपेयर टू इनसाइड अ प्लेन। अभी आज सवेरे एक प्लेन गया 176 का पूना से दिल्ली, उसमें से अगर एक को मिला तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाकी के 175 पैसेंजर्स कौन थे और आप जो करना कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट्री इज ऑल ओपन एयर, इट इज ऑल इन द सन मोस्ट ऑफ द टाइम, और सब मैंने मैं आपको एक बात सुझाऊं क्या? जी अगर जैसे रत्नागिरी वगैरह जैसे आपका प्लांट है ना, जी जी और आप उसमें आपका रेसिडेंशियल एकोमोडेशन भी और फैक्ट्री भी है, जी तो इस समय उसको सिस्टम भी करके आप पूरा क्लोज कर दीजिए, उसमें बाहर की एंट्रियां बंद कर दीजिए और एग्जिस्टिंग लोगों के मेडिकल चेकअप वगैरह करके थोड़ा आप सुमोटो आपके तरफ से इनिशिएटिव लीजिए ताकि आपके यहाँ कोई मिले ही नहीं। और आपने अगर उनको बाहर, मेरे को लगता है अभी ये मेरा एकदम सजेशन है और ये मेरा लाउड थिंकिंग है, आप आपके लोगों को बोलो कि आप मार्केट में नहीं जाएंगे, आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सर फैक्ट्री शुरू करें पर अपन लेकिन सर कच्चा माल आएगा, कच्चे माल की गाड़ियां आएंगे 100 गाड़ियां, पक्का माल का 100-200 गाड़ियां बाहर जाएंगे, तो वो इंटरेक्शन इंटरफेस तो बाहर के साथ होगा ही ना सर। ये कैनॉट बी तो आने मैंने 1 मीटर से ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हर काम चलेगा। इस प्रकार की प्रिवेंटिव मेजर आपको लेनी पड़ेगी, इसके लिए तो कोई पर्याय नहीं है। जैसे अभी एक पीवीसी पाइप का ट्रक जाएगा तो 2 लोग उठाएंगे तो एक उधर से उठाएगा, या जो कोई आपको रखना है एक आदमी एक ही होगा तो ट्रक में चढ़ने वाले हमाल होंगे, उसमें एक आदमी जब ट्रक में चढ़ेगा तो दूसरा नीचे रहेगा, जब तक वो नीचे लेकर रहेगा तब तक ये नहीं चलेगा। ऐसा कुछ तो भी आपको सिस्टम सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर लेने से आपके लिए अच्छा है। और आपको एक बात बताइए, अगर इसके बाद भी कोई निकलेगा तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह करने का सवाल नहीं, केवल वो क्वारंटाइन कैसे करना ये प्रश्न गंभीरता से आ सकता है। और एक सर मेरा दूसरा था, आपने उसको थोड़ा कवर किया, आपने कहा कि प्रोविडेंट फंड 10% हो जाएगा। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था सर, 6 महीने के लिए अगर कंपनीज को अलाउ किया जाए कि प्रोविडेंट फंड नहीं भरे और उसके बाद में 18 महीने तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में भरते रहे, तो उसमें क्या है, जो 6 महीने का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो कंपनीज को डायरेक्टली हेल्प करेगा सर। सेम थिंग इनकम टैक्स या कोई भी टाइप का टैक्स, अगर आप बोलेंगे अभी क्वार्टरली भरो, ये करो वो करो, आज प्रॉफिट ही नहीं है तो कौन सा कोई टैक्स भरने वाला है। तो अगर आप डायरेक्टली बोलो कि 31 मार्च को सारे टैक्सेस भरो और अभी आप क्वार्टरली सेल्फ असेसमेंट करते जाओ, मच बेटर सर।
आदमी को टेंशन कम भी रहेगा और काम पे फोकस रहेगा। कि 10% भरने के बारे में 3 महीने तक दिया है, आपका कहना है कि ये 0% भी रखना नहीं, 0 महीने तक कुछ नहीं भरना? जी सर, पक्का। एंड आई विल रीपे इन 18 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट, 18 मंथ आफ्टर दैट पर मंथ। अच्छा सुझाव है, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। और एक लास्ट था, जो आपने बोला ड्यूटीज के बारे में। सर अगर आप देखें, बहुत सारे कंट्रीज बंद थे, दीज कंट्रीज हैव गॉट बिगर प्लांट्स। आप स्टील देखो, पॉलीमर देखो, बड़े प्लांट्स हैं, उनके पास भी उनका फिनिश पेपर रेडी बैठा है। तो वो लोग बैठे, जब भी इंडिया खुलेगा तो आके हिंदुस्तान में डंप करेंगे। उनके डंपिंग के कारण जो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज बैठी हैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, वी कैनॉट फेस दैट ऑनस्लॉट सर। और अगर क्रूड गिर गया है $60 से $20, उसका भी जो ऑनस्लॉट आएगा बाकी के प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन फॉर 1 ईयर, मैं नहीं बोल रहा कि लाइफ टाइम की, बट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इंडियन कंपनीज को कुछ तो सर प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी पीवीसी का रेट जो है, अभी आप इंडिजिनस यूज कर रहे हो कि इम्पोर्टेड मटेरियल का? सर इंडिजिनस में खुद बना सकते हैं। आप खुद ही बना रहे हैं। मुझे लगता है इस समय ये इस प्रकार का डंपिंग होगा, आपको लगता है इतना आएगा मटेरियल? सर पीवीसी का भाव $1000 से $600 हो गया। जो इंटरनेशनल प्राइस में इंडियन प्राइस में क्या फर्क है? हम तो सस्ती होंगे ना इंटरनेशनल प्राइस की तुलना में। सर वो काफी मैचिंग होता है, डॉलर रुपये का खाली मैच करके मैचिंग होता है। लैंडेड प्राइस इज अ ग्लोबल कमोडिटी सर। मैं तो एकदम जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर एक नोट मुझे भेज दीजिए, मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर तो बोल के देखूंगा जी क्या होता। मुझे इसका ज्यादा अध्ययन नहीं है मेरे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और सर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। Thank you, sir, for joining all of us. And it was a wonderful session, and which we conducted about rebooting Indian economy. We give all the best to all the industrialists and government of India that the Indian economy boosts back in this financial year. Thank you very much once again. सर एक मिनट, नमस्कार। हाँ धन्यवाद बोला सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैकेज दिया है अभी, वो पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा जो है, तो सबसे बड़ा हिस्सा एमएसएमई को बीमा है। तो ये पैकेज जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, इसके इसलिए सरकार क्या कर रही है? ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नागपुर में ही मेरे पास चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि बैंक वालों ने हमको फोन करके बुला कर 20% दिया। आज सुबह हमारे यहाँ एक छोटी सी बैंक है, मेरी पत्नी अध्यक्ष है, तो उसमें 100 करोड़ की बैंक है। उनको रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया वो कि वो एसएलआर रेट और इसके बारे में भी रिलैक्सेशन का, ताकि 20% देना है। तो मैंने पूछा कितने दिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें, बैंक बहुत छोटी है, 2.25 करोड़, हमने भी 20% दिया है। तो सब जगह पर अब 20% देने की स्पीड अच्छी है और काफी लोगों को पैसा मिल रहा है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता की कमेटी है और वो पूरी तरह होगी। और नहीं हुआ तो आप अखबार वाले हो ना, आप छपवा के जाओ न्यूज, नहीं हुआ तो सब काम में लग जाएंगे लोग। सर एक शेयर करना चाहता हूँ, हमारी खुशी नवभारत की एक शेयर करना चाहता हूँ सर, कि अभी जो हाल कल परसों एक रिपोर्ट आई सर जारी हुई, उसमें नवभारत महाराष्ट्र में हिंदी में नंबर 1 का अखबार करके, और नागपुर में सब भाषाओं को छोड़ के हम नंबर 1 पे आ गए सर। ये खुशी भी मैं आपको इस मौके पर शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ नितिन जी, आपका नितिन जी बोलने पर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, भाव म्हटलं तर खूप चांगलं वाटते। नितिन जी, मैं आपका बजाज जी का और छापिया जी का बहुत आभारी हूँ नवभारत की ओर से। अब इसी तरह हमें सहयोग मिलेगा, अच्छी अपेक्षा रखता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।